हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केवीएम ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम आज आपको ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर बहुलक। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर है, वो 15वां चैप्टर है बहुलक। पॉलीमर। अब जैसे देखो, नाम से ही पता है इसमें कि यह हिंदी में बहुलक कहलाता है, इंग्लिश में पॉलीमर। यानी बहुलक का मतलब होता है बहु प्लस में लक, यानी एक लक, बहुत सारी इकाइयाँ। तो जब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, जिसे हम बहुलक कहते हैं। पॉलीमर एक इंग्लिश का शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसको लिखते हैं पॉली प्लस में मर। पॉली का मतलब होता है अनेक या बहुत सारी इकाइयाँ, बहुत, और मर का मतलब होता है इकाई या भाग। इसका मतलब होता है जब छोटे छोटे बहुत सी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करती हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। तो बहुलक की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पर? जैसे बहुलक, तो बहुलक की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि यानी पॉलीमर बहुलकीकरण कहलाता है जब अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ यानी छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं या उनकी पुनरावृत्ति होती है, आपस में जुड़कर बड़े अणु यानी बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो उन्हें बहुलक कहते हैं, यानी बहुलक पॉलीमर कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर देखना, जो बृहद अणु और बहुलक में अंतर होता है। बृहद अणु व बहुलक में तो क्या होता है कि उन इकाइयों की, छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। जबकि बड़े अणु भी क्या होते हैं, बहुलक भी अपने आप में बड़े अणु हैं, लेकिन बृहद अणु में क्या होता है, अणु बड़े तो होते हैं लेकिन जो एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं उनकी संरचनाओं में भिन्नता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बृहद अणु है वो बहुलक तो कहलाते हैं, लेकिन सभी जो बृहद अणु होते हैं वो बहुलक नहीं होते हैं। तो बहुलक बृहद अणु में जैसे हम लेते हैं प्रोटीन का एग्जाम्पल, या एमिनो अम्ल लेते हैं यहाँ पर, एमिनो अम्ल। अब जब बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन अणु बनाते हैं। तो प्रोटीन अणु में बहुत सारे एमिनो अम्लों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन वो एमिनो अम्ल अलग अलग संरचना के पाए जाते हैं। तो जबकि बहुलक में क्या होता है, एकलक इकाइयाँ आपस में एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं तो वो बहुलक कहलाते हैं, जबकि बृहद अणु में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बहुलक का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो बहुलकों का वर्गीकरण कई तरह से किया गया है, जैसे संरचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर, ताप की सहनशीलता के आधार पर, ताप के प्रतिक्रिया के आधार पर भी बहुलकों का वर्गीकरण किया है। और इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इनकी क्रिया विधि के आधार पर भी बहुलकों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम यहाँ पहला वर्गीकरण जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्रोत के आधार पर। वर्गीकरण। अब स्रोत के आधार पर कैसे होता है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, जहाँ से वो प्राप्त होते हैं, उन्हें स्रोत के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो स्रोत के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है वो क्या है, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, ऐसे बहुलक जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, या नेचुरल पॉलीमर भी कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबड़ भी दो तरह से होता है, प्राकृतिक रबड़, कपास, ऊन, सेलुलोज आदि। ये जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं प्रकृति में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम बहुलक को संश्लेषित बहुलक भी कहते हैं।
संश्लेषित बहुलक भी कहते हैं, यानी सिंथेटिक पॉलीमर। यानी वे बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं उनको प्राकृतिक संश्लेषित बहुलक कहते हैं, जैसे नायलॉन 66, नायलॉन 6 और डेक्रोन, कृत्रिम रबर, वो डेक्रोन आदि, पीवीसी, नायलॉन, पीवीसी, PAN आदि बहुत से बहुलक होते हैं। ये सभी क्या हैं? कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं, जो कि मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं। अब तीसरा इसका एक प्रकार होता है जो इन दोनों को मिलाकर बनता है, वो क्या कहलाता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक ये क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जो प्राप्त तो प्रकृति या जीव जंतुओं से होते हैं, लेकिन प्रयोगशालाओं में उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है या उनमें कुछ रूपांतरण किया जाता है जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए। तो ऐसे बहुलक अर्ध संश्लेषित कहलाते हैं, जो आधे कृत्रिम होते हैं, आधे प्राकृतिक होते हैं। जैसे बात करें रबर है, यहाँ पर ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यदि इसमें सल्फर मिलाकर इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर, तो ये कैसा रबर हो गया? अर्ध संश्लेषित रबर हो गया। और है जैसे गन कॉटन है, एमाइलोपेक्टिन है आदि। ये सभी क्या कहलाते हैं? मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, ये सभी अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तो हमारे स्रोत के आधार पर हमने वर्गीकरण किया, 3 तरह से होता है। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक, इसमें क्या होता है? प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं। ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिनमें अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाकर उनकी गुणवत्ता को परिवर्तित किया जाता है, वो अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे वल्कनीकृत रबर है, गन कॉटन, एमाइलोपेक्टिन या फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि। तो ये हमारा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण हो गया। उसके बाद है दूसरा वर्गीकरण है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब संरचना के आधार पर क्या होता है? जैसा हमें दिखाई देते हैं उसी आधार पर भी ये 3 प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, 3 प्रकार से। इसमें पहला है रेखीय बहुलक, रेखित बहुलक, यानी लीनियर पॉलीमर भी कहते हैं इनको। तो इनमें क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जिनमें एकलक श्रृंखलाएं एक के बाद एक जुड़ती चली जाएं और एक मुख्य श्रृंखला का निर्माण करें, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय बहुलक कहते हैं। जैसे इसमें सारे क्या करते हैं? जो वाइनेलिक कार्बन होते हैं, वाइनेलिक बहुलक एकलक होते हैं, वो सभी मिलकर रेखित बहुलक का निर्माण करते हैं। जैसे PVC है, रेखीय बहुलक बनाता है, और रबर ये भी रेखीय बहुलक होता है। PAN, पॉलीथीन, पॉलीएथीन आदि, ये सभी रेखीय बहुलक होते हैं। तो इनकी संरचना किस तरह से होती है? ये ऐसी एकलक श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ये एकलक श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक इस तरह से जमी रहती हैं। अब ये इस तरह से एक के ऊपर एक रहेंगी तो इनके घनत्व और गलनांक, क्वथनांक भी उच्च हो जाते हैं, तो इन्हें रेखीय बहुलक कहते हैं। तो इनके बाद आता है, रेखीय बहुलक के बाद है श्रृंखला बहुलक। श्रृंखला बहुलक, श्रृंखला बहुलक ऐसे बहुलक जिनकी मुख्य श्रृंखलाओं में, यानी मेन सीधी श्रृंखला में से कुछ समान या असमान शाखाएं निकल आती हैं, तो उन्हें हम रेखीय बहुलक कहते हैं। श्रृंखला बहुलक कहते हैं। इस तरह से इनमें अनेक ब्रांचेज निकल आती हैं।
तो ये इनकी संरचना होती है। अब शाखाएं निकलने के कारण क्या होता है, इसकी जो दूसरी जो श्रृंखला होगी यहाँ पर, उसके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो गैप ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके घनत्व तो अधिक होते हैं, इनके घनत्व कम हो जाते हैं, तो इन्हें श्रृंखला बहुलक कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी बहुलक श्रृंखलाएं जिनमें समान या असमान शाखाएं निकल आती हैं तो उन्हें श्रृंखला बहुलक या ब्रांच पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार होता है इसमें श्रृंखला शाखित बहुलक में, जैसे ग्लाइकोजन है, एमाइलोपेक्टिन है। इसके उदाहरण क्या होंगे, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, और LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। इसमें HDP आता है भी, HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन रेखीय बहुलक में। तो इस तरह से ये श्रृंखला बहुलक हो गए। तो तीसरा जो प्रकार होता है वो नेटवर्क बहुलक या शाखित बहुलक होता है, तिर्यकबद्ध जालक। तो तीसरा जो प्रकार है इसका तिर्यकबद्ध जाल बहुलक, यानी क्रॉस लिंकेज नेट बहुलक भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है, तिरछे बंध पाए जाते हैं, यानी ऐसे बहुलक जिनमें तिरछे बंध पाए जाते हैं और एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। ये बहुलक क्या होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे इसमें बैकेलाइट बहुलक, बैकेलाइट, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन आदि बहुलक। तो इनकी संरचनाओं में क्या होता है, इस तरह से ये रेखीय मुख्य श्रृंखलाएं होती हैं, इनके बीच में इस तरह से सल्फर के या अन्य यौगिकों क्रॉस बंध बन जाते हैं और एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। तो इन्हें कहते हैं तिर्यकबद्ध जालक बहुलक। इसमें जैसे बैकेलाइट आ गया, वल्कनीकृत रबर आ गया। जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें सल्फर मिला देते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं, तो इसकी जो रेखीय इकाई होती है उनके बीच में सल्फर बंध जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये क्रॉस बहुलक कहलाते हैं, तिर्यक जाल युक्त बहुलक भी कहते हैं इनको। तो ये तो हो गया हमारा संरचना के आधार पर वर्गीकरण। 3 तरह से होता है, रेखीय बहुलक, श्रृंखला बहुलक और तिर्यकबद्ध जालक बहुलक कहलाते हैं। तो तीसरा जो वर्गीकरण है नेक्स्ट है एकलकों के आधार पर, एकलक के आधार पर। ये तो एकलक के आधार पर वर्गीकरण भी कितने 2 प्रकार से होता है। तो पहला इसका प्रकार है समबहुलक, समबहुलक या होमोपोलीमर। समबहुलक, होमो, सम यानी समान, ऐसी बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ समान हों, यानी ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ समान हों, एकलक इकाइयाँ समान हों। जैसे पॉलीथीन, तो इसमें क्या होती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी N इकाई लेते हैं तो पॉलीमर बनता है CH2 इस तरह से N, पॉलीथीन बन गया, है ना। तो ये जो पॉलीथीन बनी है इसमें क्या है, वापस से फिर इसकी इकाई पुनरावृत्ति होगी। इसमें जितने भी जुड़ने वाली इकाइयाँ हैं सब क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, समबहुलक या होमोपोलीमर कहते हैं। तो सारे जितने जैसे योगात्मक बहुलक हैं वो समबहुलकों में आते हैं। तो योगात्मक बहुलक में कौन है, पॉलीथीन है, PVC है, PAN है, पॉलीक्रोनाइट्राइल है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या है, समबहुलक, होमोपोलीमर कहलाते हैं। यानी जितने भी योगात्मक बहुलक हैं वो सब क्या कहलाएंगे, समबहुलक या होमोपोलीमर कहलाते हैं। तो दूसरा प्रकार है हमारा विषम बहुलक, विषम बहुलक, इसको हेट्रोपोलीमर भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है सहबहुलक, सहबहुलक यानी कोपोलीमर।
तो कोपॉलीमर में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। यानी ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ यानी जुड़ने वाली एकलक इकाइयाँ भिन्न भिन्न हों तो उन्हें सहबहुलक या कोपॉलीमर कहते हैं। जैसे नायलॉन 66, डेक्रोन आदि, बेकेलाइट, सभी इसमें सहबहुलकों में आते हैं। बेकेलाइट भी इसी में आता है, इसमें भी विषम बहुलक है, अलग अलग इकाइयाँ हैं, ऑर्थो समावेशी पैरा समावेशी होते हैं। तो इस तरह से हमारा एकलक के आधार पर बहुलकीकरण हो गया, समबहुलक और विषम बहुलक या सहबहुलक भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समबहुलक क्या होते हैं, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ समान होती हैं, समबहुलक कहलाते हैं। विषम बहुलक जिनमें जुड़ने वाली एकलक इकाइयाँ अलग अलग होती हैं और बड़े अणुओं का निर्माण करें तो वो विषम बहुलक या कोपॉलीमर कहलाते हैं। तो हमारा तीसरा प्रकार हो गया बहुलक एकलक के आधार पर वर्गीकरण। तो चौथा वर्गीकरण है वो है बहुलकों के तापमान की और व्यवहार के आधार पर। यानी इसमें क्या होता है कि तापमान यानी टेम्परेचर के प्रति बहुलक कैसा व्यवहार करते हैं, तो उस आधार पर ये दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है ताप सुन्नमय बहुलक, इसको थर्मोप्लास्टिक प्रकार भी बोलते हैं। तो ये बहुलक क्या होते हैं, यानी ऐसे बहुलक यदि इन बहुलकों को गर्म करते हैं, गर्म करने पर नरम व ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। लेकिन यदि इनको वापस से फिर से गर्म किया जाए तो इन्हें पुनः नरम कर सकते हैं। यानी ये क्या, यहाँ पर जैसे नरम, यहाँ पर हम गर्म करते हैं वो कठोर है, गर्म करेंगे तो नरम हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करेंगे तो वापस से ये कठोर हो जाता है। यानी रिवर्सिबल होता है, इनको बहुलकों को बार बार हम उपयोग में ले सकते हैं। तो ये रिसाइकल बहुलक कहलाते हैं। ताप सुन्नमय बहुलक इन थर्मोप्लास्टिक बहुलक हैं, गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। वापस से इनको गर्म करते हैं तो पुनः इनको अलग अलग सांचों में ढाल सकते हैं। तो ये बार बार उपयोग में आने वाले बहुलक हैं। जैसे इसमें PVC, PAN, पॉलीथीन आदि, ये सभी ताप सुन्नमय या थर्मोप्लास्टिक प्रकार के बहुलक होते हैं जो कि नरम होते हैं। इसके बाद है ताप दृढ़ बहुलक। दृढ़ नाम से पता चल रहा है यानी हार्ड होते हैं, जो इनको थर्मोसेटिंग प्रकार के प्लास्टिक भी कहते हैं। इनको यदि हम एक बार गर्म करते हैं तो मन चाहे सांचे में ढाल लेते हैं, तो सांचे में ढलने के बाद ठंडे हो जाते हैं। ठंडा होने के बाद इनको वापस से यदि नरम करते हैं, गर्म करेंगे तो ये इनको वापस से नरम नहीं कर सकते, यानी दूसरे सांचे में नहीं ढाल सकते। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिसाइकल नहीं होते हैं, एक बार उपयोग में आते हैं उसके बाद ये काम में नहीं आते हैं। तो ये हार्ड प्लास्टिक बनाते हैं, कठोर प्लास्टिक बनाते हैं, जिसका उपयोग टेलीविज़न के केस बनाने में, टेलीफोन बनाने में किया जाता है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे बेकेलाइट बहुलक, तो ये क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, कठोर होते हैं, तो इनको ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। तो तापमान के आधार पर क्या होंगे, दो प्रकार के बहुलक हो गए, ताप सुन्नमय या थर्मोप्लास्टिक हो गए, जो कि नरम होते हैं, रिसाइकल होते हैं, बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग प्रकार के बहुलक होते हैं, जिनको बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, एक बार इनको काम में लिया जाता है उसके बाद इनको उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये भंगुर प्रकृति के और कठोर होते हैं। इसके बाद जो पांचवा वर्गीकरण है बहुलक श्रृंखलाएं कुंडली नुमा होती है। अब देखो इसमें आणविक बलों के आधार पर भी दो तरह के होते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर बोलते हैं इनको, इलास्टिक यानी प्रत्यास्थता पाई जाती है। दूसरा प्रकार है रेसे यानी फाइबर प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यास्थ बहुलक में क्या होते हैं, इनकी बहुलक श्रृंखलाएं दुर्बल अंतरा आणविक बलों से बंधी रहती हैं, जिससे क्या होगा, और इनमें तिरछे बंध भी पाए जाते हैं। तिरछे बंध का मतलब जैसे सल्फर है, वल्कनीकृत सल्फर मिलाते हैं तो वल्कनीकृत रबर बनता है, तो इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है। तिरछे बंध क्या काम करते हैं कि जैसे हम बहुलक को खींचते हैं
तो उनको उनकी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए तिर्यक बंध सहयोग करते हैं। तो जैसे ही हम बल हटाते हैं तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है। और इनकी बहुलक श्रृंखलाएँ कुंडली नुमा होती हैं, स्प्रिंग की तरह होती हैं। जैसे उन पर बल लगाते हैं तो उनमें क्रॉस बंध बन जाते हैं और वो जैसे ही बल हटाते हैं वापस से अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। जैसे वल्कनीकृत रबर, उदाहरण क्या है इसमें, जैसे वल्कनीकृत रबर, इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है। इसके बाद है रेसे। रेसे में क्या होते हैं, इनके विपरीत होते हैं। इनमें जो दुर्बल अंतराणविक बल होते हैं वो प्रबल होते हैं, यानी क्या होते हैं, प्रबल बंध होते हैं, जिससे ये क्या होंगे, कठोर होंगे। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। घनत्व अधिक पाया जाता है, जिससे क्या होंगे, इनमें प्रत्यास्थता कम होती है। तो इनके उपयोग करते हैं, रस्से बनाने में करते हैं, वस्त्र उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीएस्टर, रेशम है, ये सभी क्या है, रेशे कहलाते हैं, फाइबर कहलाते हैं, फाइबर बहुलक कहलाते हैं। तो आणविक बलों के आधार पर भी दो तरह के होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक और रेशे प्रकार के। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बहुलकों का वर्गीकरण है, इम्पोर्टेंट है, 6 प्रकार है, 6ठा प्रकार है। अब वर्गीकरण में इतना ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है इस चैप्टर में, तो इम्पोर्टेंट है जैसे मान लो संरचना के आधार पर वर्गीकरण हो गया इनका, तापमान के आधार पर वर्गीकरण, ये जो दो वर्गीकरण ये इम्पोर्टेंट होते हैं 12th क्लास में। और एक लास्ट वाला होता है बहुलकीकरण क्रिया के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो के आधार पर भी क्या होता है, पॉलीमराइजेशन के आधार पर ये 2 प्रकार के बहुलक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है भाई, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसमें बहुलकीकरण के आधार पर जो पहला बहुलकीकरण होता है वो क्या होता है, योगात्मक, योगात्मक बहुलकीकरण, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाम से पता है योग, यानी इकाइयों का योग होता है। तो ऐसे बहुलकीकरण जिसमें इकाइयाँ यानी एक लक आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, योगात्मक बहुलकीकरण कहलाता है। इनमें क्या होता है, एक रेखीय क्रम में बहुलक सारे जुड़ते चले जाते हैं। जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड है ना, पॉलीथीन, पॉलीएथीन। अब देखो जितने भी योगात्मक बहुलक हैं उनके मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, इसमें कौन कौन से आते हैं। पॉलीथीन हो गया, PAN हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन, इसको थर्माकोल भी बोलते हैं, पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन आदि। तो इस तरह से ये सभी किस में आते हैं, योगात्मक बहुलक में आते हैं। इनकी इकाइयाँ बिल्कुल इजी हैं, जो इनके आगे पॉली उसको हटा दो, उसके पीछे की जो होती हैं वो सब इनकी इकाइयाँ होती हैं। जब ऐसी इकाइयाँ बहुत सी जुड़ती हैं तो बहुलक बनते हैं, तो इन्हें योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं, जितने भी ये रेखीय बहुलकों का निर्माण करते हैं। तो दूसरा है संघनन बहुलक, संघनन बहुलकीकरण या संघनन बहुलक। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें संघनन बहुलक में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान या असमान क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह युक्त इकाइयाँ परस्पर जुड़कर बहुलक का निर्माण करती हैं। तो ये संघनन बहुलक हो गया। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज़्यादा हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह युक्त इकाइयाँ संघनन बहुलकीकरण करती है। तो इनसे प्राप्त बहुलक क्या कहलाते हैं, संघनन बहुलक कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रिया संघनन बहुलकीकरण कहलाती है। तो इन दोनों में एक विशेषता होती है। तो यहाँ पर संघनन बहुलक में क्या होता है कि संघनन प्रक्रिया के दौरान, संघनन प्रक्रिया के दौरान
छोटे अणु का निष्कासन होता है, छोटे अणु का निष्कासन होता है। यानी निकलता है। छोटे अणु में क्या होंगे, जैसे जल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है और अमोनिया भी हो सकता है। तो ये छोटे अणु का निष्कासन होगा तो इनमें क्या हो जाता है कि जब ये बहुलक बनते हैं तो इनके अणुभार में कमी आती है, अणुभार में कमी आती है। क्यों आती है कि जैसे मान लो दो इकाइयाँ आपस में जुड़ रही हैं तो उनके जुड़ने से ये छोटा अणु सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 H का और 1 ऑक्सीजन का अणुभार कम कर दो, उसमें घटा देते हैं, तो इसका मतलब हुआ अणुभार में कमी आती है। यहाँ पर जब योगात्मक में इकाइयाँ जुड़ती हैं तो पहले एक इकाई थी, दूसरी से जुड़ी, तो उसमें जो बहुलक बनेंगे तो उनमें क्या होगा, अणुभार में वृद्धि होती है। अणुभार बढ़ता है, इसमें अणुभार घटता है। इसमें एक इकाइयाँ जुड़ती हैं और बहुलक बनता है, कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। इसमें एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो एक सह उत्पाद भी बनता है, जैसे जल हुआ, अल्कोहल हुआ या अमोनिया हुआ। तो इस आधार पर योगात्मक बहुलकीकरण कंप्लीट हो गया और ये संघनन बहुलक हो गया। तो बहुलकीकरण के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, योगात्मक और संघनन बहुलकीकरण। तो ये संघनन बहुलकीकरण हो गया। संघनन बहुलक में जो एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर में डेक्रोन, रेयॉन सब आते हैं इसमें, और पॉलीएमाइड यानी बहुत सारे एमाइड, जैसे नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 है, तो ये सब पॉलीएमाइड में आते हैं। तो ये सभी संघनन प्रकार के बहुलक हैं। तो इस तरह से ये हमारा बहुलकों का वर्गीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो इतना वो नहीं है, तो इसमें जो मेन बहुलक हैं वो हमने करा दी हैं, इनका वर्गीकरण जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या होगा, बहुलकीकरण की क्रियाविधि के आधार पर इनका वर्गीकरण, यानी इनकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, बहुलकीकरण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो इसमें क्रियाविधि 2 तरह से होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि और आयनिक क्रियाविधि के आधार पर। तो क्रियाविधि के बाद हम इनको आपको बताएंगे इजी वे में कि बहुलकों को याद करना कितना आसान होता है, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आपके एक ही लेसन में, एक ही वीडियो में सारे बहुलक तुरंत ही याद हो जाएंगे। तो इतना कठिन नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म इनकी कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। इसी के साथ अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो आप सभी बच्चों से आप अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।